अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला तदाद दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अज़ीज़ दोस्तों, आज 29 मई है और इतवार का दिन है। और आज के दिन हम आपको कुमराट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं कि कुमराट में इस वक्त क्या हालात हैं। और ये कल की अपडेट्स हैं, यानी कि सैटरडे 28 मई की। और बहुत शुक्रिया रहमान टूरिस्ट गाइड का, जिसने हमें ये थल बाज़ार से लेकर जहाज़ बांडा और जहाज़ बांडा से जाते हुए आगे फिर तक्की बांडा, जितने भी बांडे हैं, कुंडल शाही बांडा, वहाँ से होते हुए कटोरा लैक तक का हमें सफ़र कराया। तो आज का सफ़र बड़ा ज़बरदस्त है, ये देखने के काबिल है और साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त मालूमात मैं आपको देने लगा हूँ। वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे कबल आपसे दरख्वास्त है कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, नहीं किया तो लाजमी कर लेना है, और 7 घंटे का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लेना है, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल हो सके। थल बाज़ार से आप आगे निकलते हैं जी, तो वादी जंदरी आती है, जंदर का बाज़ार है। यहाँ से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। और इससे आगे चलते हुए जहाज़ बांडा की रास्ते में ये साथ रेस्ट हाउस है, उस रेस्ट हाउस के साथ एक ज़बरदस्त किस्म का इसमें आपको मिलेगा अजायब घर। ये लाजमी देखना चाहिए। ये प्राइवेट है, सिविल है। एक राजा ताज साहब हैं जिन्होंने जो कोस्तान को प्रमोट करने के लिए, यानी कि अगर कुमराट जहाज़ बांडा को अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो इन्होंने कराया। इनका ज़ाती ये यहाँ पर बना हुआ है अजायब घर। इसकी वीडियो रहमान भाई ने बनाई है। इंशाल्लाह मैं कभी खुद गया तो बड़ी डिटेल के साथ इसकी वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ क्या क्या है और ये इसकी सकाफ़त और तारीख़ के बारे में आपको क्या कुछ मिल सकता है। तो राजा ताज मोहम्मद साहब का ये डेरा है, आप आराम से जा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो पुरानी तारीख़ी चीज़ें नवादरात हैं वो मौजूद हैं। ये अगर आप जाएँ कुमराट में तो इसे लाजमी देखने के लिए जाएँ। राजा ताज मोहम्मद के बारे में जो इतना मैं जान सकूँ या मुझे इल्म हुआ है कि ये पहला शख्स था जिसने कुमराट वादी को, जहाज़ बांडा को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया और लोग फिर यहाँ पर आना शुरू हुए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने घर घर जाकर अपने आबाओ अजदाद के ज़रिए इस्तेमाल जो चीज़ें थी वो इकट्ठी की। उसमें असला भी था, उसमें उनके इस्तेमाल की चीज़ें भी थी, उनके पहनने के कपड़े, उनके जूते, यानी कि जो आबाओ अजदाद के हर घर में कोई ना कोई बाक़ियात पड़ी हुई थी, उन्होंने उठाई और इस अजायब घर को तामीर किया, बाकायदा कमरा बनाया। ये 100 साल से भी पुराने उनके इस्तेमाल के जो जूते थे, जो बर्तन थे, ये जो लोटे थे, जितने भी बेलचे और इस्तेमाल की गर्ज़ की हर चीज़ें, हत्ता कि जो शिकार करके लाए और उन्हें फिर ये जो जानवरों के वो बनाए जाते हैं, जिन्हीं इल्म उसका क्या कहते हैं, बहरहाल जो भी उनको प्रिजर्व करके ये जो स्टेचू वगैरह बनाए जाते हैं, ये भी उनके इस्तेमाल का जो फर्नीचर है वो भी यहाँ मौजूद है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी माठी है, वो हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से बेटर, अगर हमें पहले मिल गई ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह जुलाई में मेरा जाने का प्रोग्राम है, तो तब मैं जाकर ख़ुद इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगा और फिर आप तक इस चीज़ को लेके आऊँगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आकर जो तारीख़ का तलब इल्म ना भी हो तो उसे भी शौक़ पैदा हो जाता है कि ये लोग कैसे ज़िंदगियाँ गुजारी। ये देखें उनके इस्तेमाल की जो जैकेटें वगैरह, जो कोट थे वो हैं। उसके अलावा जो खेती बाड़ी करते थे उनका वो सामान भी मौजूद है। और जो कैप पहनते थे वो भी है। यानी कि ताज मोहम्मद साहब ने अपने आबाओ अजदाद की जो असलाफ़ की जो नायाब चीज़ें थी वो संभाल कर यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये तो जी अजायब घर है। अजायब घर से जैसे ही आप निकलते हैं तो आगे का फिर जो सफ़र शुरू होता है उसमें तकी बांडा है, फिर उसके बाद बिन बांडा है। ये काफ़ी सारी जगह का नाम को बांडे कहा जाता है। यहाँ तक तो फिर 4x4 जीपें आ ही जाती हैं। इसके आगे फिर सफ़र जो शुरू होता है वो घोड़ों पे होता है। और घोड़े यहाँ पर 1000-1200 में आपको जहाज़ बांडा में पहुँचा देते हैं। लेकिन जब रश ज़्यादा हो तो फिर सारी बात है, रेट भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि और कम में भी पहुँचाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से आगे फिर अगला जो सफ़र है वो आपको हम दिखाएंगे कि कैसा है। यहाँ से लश ग्रीन एरिया शुरू हो जाता है, ऊंचे दरख्त, घने दरख्त, ग्रीनरी और ख़ूबसूरती, यानी कि अपने जिसको कहते हैं ना कि पीक पॉइंट पर यहाँ से आगे फिर चली जाती है और ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। इसमें हम अगर आपको बताएं कि इस हवाले से कि अभी के वक्त के मौसम यहाँ पर यानी कि अच्छा मौसम है। और जब इन दरख्तों में चले जाएँ दिन को टेम्परेचर 20 तक चला जाता है, लेकिन गर्मी का एहसास ज़रा भी नहीं है। यहाँ पर ठंडी यख हवाएँ चलती हैं और रात तो यकीनन इन इलाकों में ठंडी होती है और बड़ा मज़े का होता है। ये उससे अगला एक स्टेप आ जाता है, उससे अगला एरिया आ जाता है। इसे
कुंडलशाही बांडा भी कहते हैं, और ठीक है। और ये आगे आप जूँ अब आके जाते जाएंगे और ये खूबसूरती आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती शुरू हो जाएगी। ये अब हम जहाज़ बांडा में, ये जो अभी नज़ारे आप देख रहे हैं ये जहाज़ बांडा के हैं। जहाज़ बांडा में ये पहुंच चुके हैं रहमान टूरिस्ट, और ये वहाँ के बारे में हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर कैंपिंग भी मौजूद है, खूबसूरत वादी है, साइडों पे पहाड़ हैं और पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई अभी भी आपको नज़र आ रही है, यानी कि जून के महीने में भी आपको बर्फ़ पड़ी नज़र आ रही है। और यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस बन गए हैं, उसके अलावा कैंपिंग पॉइंट्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर आकर आप स्टे लोग करते हैं, आप भी आकर स्टे कर सकते हैं और बड़ी अच्छा दिन गुजार। आगे ये एक आबशार है और ये इसी रास्ते पे है। इसका नाम मुझे उन्होंने नहीं बताया, चूँकि मैं खुद गया नहीं हूँ तो मुझे भी इल्म नहीं है कि ये इस आबशार का नाम क्या है। बरका एक बड़ी खूबसूरत जगह है और इसके नीचे ये कैंपिंग है, नीचे दरिया है, इस दरिया पे आकर आप कैंपिंग कर सकते हैं और बड़ी खूबसूरती को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सफ़र ये चूँकि कटोरा लेक तक का है और कटोरा लेक तक रहमान भाई ने मुख्तलिफ जो रास्ते में जगह आती थी उन सारी जगह को साथ साथ कैप्चर किया है और साथ साथ हमें वहाँ तक पहुँचाया है। और कटोरा लेक के बारे में भी कहते हैं कि ये दुनिया की खूबसूरत 3 झीलों में से एक झील है, और जो एक दफ़ा इसका नज़ारा कर लेता है तो फिर उसके हुस्न में जैसे खो सा जाता है। ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये इसी के रास्ते की हैं, कटोरा लेक के रास्ते में। ये रास्ता जब आगे जाता है तो ये इसी रास्ते पर चलते हुए फिर आप कटोरा लेक तक पहुंचते हैं। इन रास्तों में ये इस तरह के ग्रीन पैचेस भी मौजूद हैं, पानी भी मौजूद है, दरिया साथ साथ बहता भी मौजूद है। जहाँ दिल करे अगर आपके पास खुद की कैंपिंग है तो ख़ुद कैंपिंग कर सकते हैं, और कैंपिंग करके तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। जगह जगह जो वादियाँ हैं उनमें कैंपिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, एक शहर आबाद हैं और उन शहर में आप रह सकते हैं। यहाँ पर रहमान भाई हमें कुछ आइडिया भी कराएंगे कि कैंप के अंदर की दुनिया कैसी होती है, यानी कि जो कैंप लगे हुए हैं इन कैंपिंग में अगर आप रहें तो आपको किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, कैंप के अंदर क्या होता है। तो कैंप के अंदर झांकने के लिए अभी हम एक कैंप के अंदर आपको लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो कैंप लगे होते हैं इन कैंप के अंदर की ज़िंदगी क्या होती है। अगर आप जाएँ और इन कैंपों में रहना चाहें तो कैंप क्या है। और कैंपिंग के किराए के हवाले से जब बात की जाए कि ये 2000, 2500, 1500 इसी रेंज में मुख्तलिफ, जब रश ना हो और रश हो इसके हवाले से ये कहता है। इन्होंने तमाम बड़ा किया है, जिसने भी ये सेटअप लगाया हुआ है, बाहर डस्टबिन वगैरह भी पड़ी हुई हैं, सेपरेट वाशरूम भी बने हुए हैं, यानी कि एक जंगल में मंगल का समा बनाने की कोशिश किया है। नीचे गद्दा होता है जी, 7 रज़ाइयाँ मिलती हैं, सराने मिलती हैं, और ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 बंदे एक कैंप में रह सकते हैं। 5 से 6 बंदे, 7 बंदे, मुख्तलिफ़ तरह की सेटिंग की हुई है उन्होंने, 2 बंदों की भी सेटिंग की हुई है। तो ये कैंपिंग को यानी कि कैंप का शहर आबाद करते हैं और इस शहर को इन 3 महीनों के लिए आबाद किया जाता है और फिर यहाँ पर लोग रहते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बड़ा है जी, 10 बंदे भी इसमें रह सकते हैं। यानी कि छोटे बड़े मिला के मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप यहाँ पर मौजूद है और इन कैंपों में लोग रात गुजारते हैं और फिर आगे का सफ़र करते हैं। कुर्सियाँ और टेबल वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जी आप कटोरा लेक से पहले एक छोटी कटोरा रह सकते हैं, छोटी झील है, इसमें कश्ती में बैठ के फिर आगे जाया जाता है और ये 10 मिनट में आपको सामने उधर ग्लेशियर पे पहुँचाती है। इसी तरह के कटोरा लेक का सफ़र उससे आगे शुरू होता है। रहमान भाई ने हमें ये भी बताया कि ये जो कश्तियाँ इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के रेट्स हैं। ये 300-400 रुपये से ले के तो 500-600 रुपये तक भी ले लेते हैं आपसे आने जाने का, लेकिन वक्त के साथ साथ रश के हिसाब से ये यहाँ पर रेट ऊपर नीचे होता है। गो कि ये हमारे मुल्क में क्या तमाम ही टूरिस्ट प्लेसेस में मुझे बताया गया कि बहुत कम ममालिक यहाँ पर रेट फ़िक्स होते हैं। अमूमन यहाँ पर जितनी भी टूरिस्ट प्लेस होती हैं वहाँ पर जो किराए हैं ये फ्लैक्चुएट करते हैं। लिहाजा अगर आप यहाँ पर जाएँ तो फिर इस हिसाब से अपना जहन बना के जाएँ कि अगर आप इन चीज़ों को अवेल करना है तो बजट इसके मुताबिक आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद होना चाहिए, ताकि अगर आप ये सारी सहूलतें अवेल करना चाहते हैं तो कम से कम आपके जहन में हो कि सिर्फ वहाँ जाकर रहना और खाना पीना नहीं है, इस तरह की कश्ती में बैठना पड़ेगा और आगे जाने के लिए घोड़ा वगैरह भी शायद करना पड़ जाए, सामान ले जाने के लिए भी कैरियर के तौर पर भी घोड़ा ले जाया जाता है। तो ये करते कराते जी अब बिलाखिर वो कटोरा लेक तक पहुँच गया है। कटोरा लेक तक मैं भी कैसे पहुंचा मुझे भी नहीं पता चला, 9 मिनट गुजर गए। हालांकि मेरा स्टैंडर्ड नहीं कितनी लंबी वीडियो बनाऊँ, बात तो हो जाता है। तो बातें करते 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 रास्ते की तफसीर बताते बताते रहमान साहब ने एक पूरी पुरकशिश किस्म की वीडियो में दी, जिसमें चलते चलते बिलाखिर हम कटोरा पंजाबी का लफ्ज़ है और ये कटोरा होता है जिसमें पानी पिया जाता है। ये उसी तरह का कटोरा है, साइडों से ऊँची है, बीच में यानी कि इसे कहना डूंगी जा है, पटवारी में से कहना डूंगी।
तो जनाब एक कटोरा है, बिल्कुल प्याला है। प्याला झील तो एक नारायण वाली साइड पे है, लेकिन इसीलिए इसे कटोरा कहा गया है, मुख्तलिफ नाम दिया गया है। कटोरे की तरह है जी, और बड़ी खूबसूरत झील है। इसमें इस वक्त भी बर्फ़ आपको सामने नज़र आ रही है, और मज़ीद आने वाले दिनों में भी ये बर्फ़ मौजूद रहेगी। यानी कि जून के महीने में ये इतने खूबसूरत नज़ारे आप कटोरा झील के देख सकते हैं। अगर कोई दोस्त जाना चाहें, इरमान भाई का नंबर मौजूद है, या आपको थल बाज़ार से लेकर ये सारी जगह की सैर कराएंगे। खाना पीना, रिहाइश, गाड़ी घोड़ा सब कुछ का अरेंजमेंट करके आपको पूरा पैकेज भी दे सकते हैं, और जिस तरह आप चाहें, जिस तरह आप ईजी हो, ये आपको सफ़र करा कर दे सकते हैं। लिहाजा अगर आप जाना चाहें तो रहमान भाई से ज़रूर रब्ता करें। कटोरा झील पर ये एक छोटा सा देसी होटल मौजूद है, जिस पे चाय और बिस्कुट वगैरह आपको मिल सकते हैं। इजाज़त चाहें, इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।